मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मुझे यहाँ अकेले मत छोड़िए। नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाऊँगा। अच्छा, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। नहीं, रहने दीजिए। ये वार्तालाप सुनकर आपको ऐसा लगा ना जैसे एक स्त्री अपने पति से साथ चलने का अनुरोध कर रही है, पर उसने बेरुखी से ठुकरा दिया। इसलिए स्वाभिमान में अंत में स्त्री ने ही मना कर दिया। पर पूरी बात जाने बिना यह फैसला करना गलत होगा कि असल में कौन प्रेममय है और कौन निष्ठुर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी कहानी नॉस्टोनिर या टूटा हुआ घोंसला। मिलिए भूपति से। उसे विरासत में ढेर सारा धन और पैतृक संपत्ति मिली थी। अगर वह कोई काम न भी करता तो भी वह सारा जीवन आराम से बिता सकता था, पर वह जन्म से ही कर्मठ है। अपनी अंतहीन खाली समय वह लेखन और वाचन करने में बिताता था। वह अंग्रेज़ी अखबारों में लिखता था, सभाओं में भाषण देता था। जितना समय बीता वह अपने इस काम में और आत्मविश्वासी और प्रभावशाली हो गया। अंततः उसके साले साहब उमापति, जो एक असफल वकील थे, उसके पास विनती लेकर आए कि अब भूपति को अपना अखबार शुरू करना चाहिए। भूपति ने सहृदय यह प्रस्ताव स्वीकार किया, क्योंकि ऐसे वह स्वतंत्र रूप से अपना कलम उपयोग कर सकता था। अपने साले की सहायता से उसने एक नए प्रकाशन के संस्थापक और संपादक के रूप में अपनी नई भूमिका को स्वीकार कर लिया। और अपने काम के प्रति उसकी इतनी आसक्ति थी कि वह भूल गया था कि घर पर उसकी बाल वधू चारुलता धीरे धीरे एक युवा और सुंदर महिला के रूप में विकसित हो चुकी थी। अमीरी और ऊब से भरे उस घर में चारुलता किसी ऐसे फूल की तरह खिलती रही जो कोई फल नहीं दे सकता था। घर में प्रचुरता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ एक भारी खालीपन था जिसे वह अपना मानती थी। वह अन्य पत्नियों की तरह अपने पति से उसके प्यार पाने के लिए लड़ती नहीं थी, और भूपति भी कागज के पन्नों में कहीं खो गया था। एक बार कोई रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने भूपति को समझाया था कि उसकी पत्नी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, तो इस पतिदेव ने अपने साले की पत्नी मंदाकिनी को घर बुला लिया कि वह चारुलता की सखी बनकर रहे। चारू के जीवन का वह खालीपन केवल भूपति अपने प्रेम से ही भर सकता था, या फिर उसे भरना चाहिए था। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कब साथ रहने की वह ताज़ी महक खत्म हो गई और वे एक दूसरे के लिए पुराने, सुस्त और अत्यधिक परिचित हो गए थे। चारुलता में पढ़ने और लिखने की स्वाभाविक रुचि थी, और अपने साहित्यिक झुकाव के कारण उसके दिन उसे हल्के लगते थे। उसने घर में ही अपनी पढ़ाई के लिए कई तरह के इंतजाम किए थे। भूपति का चचेरा भाई अमल तृतीय वर्ष का छात्र था। चारुलता ने अमल से अपने पढ़ाई की मदद करने की विनती की। इस प्रयास में उसे अमल के कई नखरे सहने पड़ते थे, जिसमें उसे होटलों में खाना खिलाना, अंग्रेजी साहित्य की महंगी किताबें खरीदना और उसके दोस्तों को शानदार दावत पर बुलाना शामिल था। चारू ने इसे अपनी गुरु दक्षिणा मानकर स्वीकार कर लिया था। भूपति की उससे कोई मांग नहीं थी। दूसरी ओर अमल की मांगे ट्यूशन के बहाने कभी खत्म नहीं होते थे। चारू कभी कभी इस पर गुस्सा और विद्रोह का नाटक करती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे स्नेह के इन छोटे विस्फोटों को सहना जरूरी लगता था। एक बार अमल ने चारुलता से हाथ से बने जूतों की मांग की। चारू को नहीं बनाने आता था। उसने मना कर दिया। चारू ने छत पर अमल के शाम के भोजन का सुंदर इंतजाम किया था। धूल और रेत से बचाने के लिए उसकी थाली को पीतल के ढक्कन से ढका गया था। अमल कॉलेज से लौटा, हाथ मुंह धोया, छत पर पहुंचा। चटाई पर बैठकर वह अपनी थाली को सजाते हुए ऊनी जूतों की नई जोड़ी देखकर सुख से भर गया। उसकी विस्मय और हैरानी वाली अभिव्यक्ति देखकर चारू जोर से हंस पड़ी। पूरे घर में अमल ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे अपने लिए काम करवाया। यह स्वेच्छा से किया गया परिश्रम था जिसने उसके दिल की इच्छाओं को पोषित किया और उन अनकही अंतरात्माओं की आकांक्षाओं को संतुष्ट किया। भूपति के पास घर के भीतरी कमरों से सटा हुआ जमीन का एक टुकड़ा था
जो वास्तव में बगीचा नहीं था। चारू और अमल ने एक बार इसके नवीनीकरण के लिए एक योजना बनाई। चित्र बनाना, योजनाएं तैयार करना और उस छोटी सी जमीन पर एक बगीचे की कल्पना करना। उन्होंने बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, जैसे वह हिरण पालेंगे, एक तालाब होगा, उसमें कमल खिलेंगे, बतख तैरेंगे, संगमरमर का पुल बनवाएंगे। जब बजट की बात आई तो उन्हें समझ आया कि इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, जो कि चारू के मासिक भत्ते से कई अधिक है। वह सोची थी वह स्वयं ही बगीचा बनवाएगी और अपने पति को आश्चर्यचकित कर देगी। पर कुछ ही दिन में उन दोनों के सर से यह शौक उतर गया और एक नया शौक जागा, लिखने का। हुआ यूं कि एक बार अमल ने चारुलता से कुछ सिलाई करने को कहा, तो उसने कहा वह तभी सिलाई करेगी जब अमल लिखना शुरू करेगा। अमल ने बताया कि वह पहले से ही लिखता है और फिर चारुलता की जिद पर उसने झिझकते हुए अपना कॉपी दिखाया। चारुलता मुग्ध हो गई और उस दिन उसने अमल को और लिखने के लिए प्रेरित किया। फिर दोनों का एक गुट बन गया। वह गुप्त रूप से अमल के लेखन की परिचर्चा करते थे। चारुलता को यह पसंद था कि इस गुट में सिर्फ वह दोनों ही है और किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं है। वह अपने सारे सपने और कल्पनाएं अमल को बताती थी। वे दोनों दूसरे लेखकों के लेखन शैली पर भी टिप्पणी करते थे। कुछ ऐसे ही दोनों का दोपहर बीतता था। चारुलता के भाई की पत्नी मंदाकिनी भी कुछ दिनों से उनके साथ रह रही थी, पर उसे साहित्य में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसे यह बिना कारण का मेहनत लगता था। वह चुपचाप आती, सबको पान खिलाकर चली जाती। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमल जैसे मुफ्त का खाने वाले लोग यहाँ रहे, जबकि वह खुद भी यहाँ मुफ्त का ही खा रही थी। अमल यदि एक से ज्यादा पान खाता तो वह बिफर जाती, पर घर की स्वामिनी चारुलता के सामने वह चुप रह जाती। कॉलेज से लौटते ही अमल रोज चारू से मिलने आता। फिर वह पठन और लेखन की चर्चा करते। चारू उससे लेखन की उन्नति के बारे में पूछती और वह यदि रोज न लिखता तो नाराज भी होती और फिर अमल उसे मनाता। पर एक दिन अमल कॉलेज से लौटकर चारू से मिलने नहीं आया, बल्कि बैठक में चला गया। चारू बेसब्री से अमल का इंतजार करने लगी। फिर गुस्से में वह मनमत्र दत्त की लिखी किताब पढ़ने लगी। अमल उस लेखक का बहुत मजाक उड़ाता था। चारू को अमल और मनमत्र की लेखन शैली में काफी समानता लगती थी, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। फिर जब अमल आया, पहले तो चारू उससे थोड़ी देर रूठी रही, पर अमल के मजाकों पर हंसते हुए मान गई। फिर उसने चारू को कमल नामक पत्रिका दिखाई, जहां उसका निबंध मेरी नोटबुक छपा था। उसे उम्मीद थी कि यह देख चारू खुशी से उछल पड़ेगी, पर ऐसा न हुआ। उसने चारू को बताया कि इस पत्रिका में निबंध छपना बहुत बड़ी बात है। संपादक बहुत सख्ती से निबंध चुनता है। चारू ने इस खबर से खुश होने का अभिनय किया, लेकिन वह वास्तव में खुश नहीं थी। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह खुश क्यों नहीं है। कुछ देर बाद उसे समझ आया, असल में लेखन वह गुप्त क्षेत्र था जहाँ सिर्फ वह और अमल जाते थे। लेखक और पाठक एक दूसरे की शांत गुप्त दुनिया में खोए हुए। पर अब वह अकेली पाठक नहीं है। धीरे धीरे अमल और लिखने लगा और उसे प्रशंसकों के पत्र आने लगे। वह खुशी से अपने भाभी को वह पत्र दिखाता। चारू को उसकी उन्नति से खुशी थी और उसकी एकमात्र पाठक ना होने का दुख। मिली जुली भावनाओं से वह भरी थी। अमल को महिलाओं का अनाम गुप्त पत्र भी मिलता, जिसके लिए वह देवर की टांग खींचती, पर अंदर ही अंदर कष्ट पाती। एक दिन पति भूपति ने आराम करते हुए कहा कि उसे पता चला है कि अमल अच्छा लिखता है। उसके सहयोगी ने बताया कि उसका लेख पत्रिका में छपता है। जब चारू ने पूछा कि क्या उसने स्वयं अमल का कोई लेख पढ़ा है, तो उसने झेपते हुए कहा कि उसे समय नहीं मिला। चारू इस बात से प्रसन्न थी कि उसके पति ने अमल की तारीफ की। एक दिन भूपति और उसके साले साहब उमापत कमरे में बैठे अखबार के खातों पर बहस कर रहे थे। इसी बीच 2 बार चारू कमरे में आई और उन्हें व्यस्त देखकर चली गई। उमापत ने चारू की अधीरता को भांप लिया और कमरे से बाहर चला गया। अकेले रह जाने पर भूपति फिर से खातों के साथ सर खपाने लगा। कमरे में प्रवेश करते ही चारू गुस्से में बोली कि उसे समझ नहीं आता
कि उसका काम कभी खत्म क्यों नहीं होता। सारी जिंदगी वह अखबार में ही खपा दे रहा है। भूपति ने मन ही मन सोचा कि उससे बड़ी गलती हो गई है, उसे चारू पर ध्यान देना चाहिए। उसने चारू से पढ़ाई के बारे में पूछा तो वह और नाराज होने लगी। उसने भूपति को वह पत्रिका दी जिसमें अमल का लेख छपा था। लेख का शीर्षक था शरद ऋतु की चंद्रमा। भूपति कविताओं और साहित्य से ज्यादा सरकार की लाई योजना का विवरण, देश की परिस्थिति पर तर्क, भारत बजट की गणनाएं समझता था। वह थोड़ा पढ़कर सिर खुजाने लगा। चारू ने थोड़ा रूठ कर उससे पत्रिका छीन ली। भूपति भले ही साहित्य पढ़ने में रुचि न रखता हो, पर वह साहित्यकारों का संरक्षण देने में उदार था। वह उनकी इज्जत करता था। अपने घर की लाइब्रेरी में नए पुराने सभी लेखकों की किताब रखता था। जब अमल किसी काम से उनके कमरे में आया तो भूपति ने मजाक में कहा कि जैसे अमल को अपने मर्जी की साहित्य पढ़ने और लिखने की आजादी है, आखिर क्यों चारू उसे जबरदस्ती अमल का साहित्यिक लेख पढ़ने को मजबूर कर रही है। अमल को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वह ऊपर से मुस्कुराया। चारू को यह बात समझ आई, इसलिए उसने संभालने के लिए अमल की शादी की बात शुरू की। थोड़ी देर बाद जब चारू कमरे से बाहर चली गई, तब भूपति ने अमल से कहा कि वह चारू को पढ़ाने में ध्यान दे ताकि उसे अकेला ना महसूस हो। अमल ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि चारू अगर ध्यान दे तो वह अच्छा लिख सकती है। भूपति थोड़ा हंसे। उन्हें इतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर वह यह मानते थे कि चारू साहित्य समझती है। समय के साथ अमल का सम्मान बढ़ रहा था एक लेखक के रूप में। चारू की भाभी मंदाकिनी, जो पहले अमल से चिढ़ती थी, उसके ज्यादा पान खाने से बिफरती थी, आजकल अमल से बहाने बनाकर बात करती, उसके निबंध सुनती, भले ही उसे कुछ न समझ में आए, और उसे स्वयं पान खाने के लिए कहती थी। यह बात चारू को अच्छी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत अमल को यह नया मिल रहा सम्मान बहुत भा रहा था। वह खुद भी मंदाकिनी को अपने और चारू के छोटे से गुट में आमंत्रित करता था। एक बार तीनों बैठे थे। अमल अपना लेख सुना रहा था। चारू ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कि अमल उसके लिए लाइब्रेरी से किताब क्यों नहीं लाया, कमरे से बाहर चली गई। उसने सोचा कि अमल उसके जाने के बाद सभा भंग कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह मंदाकिनी को अपना लेख सुनाता रहा। इसी बीच चारू ने खुद भी लिखना शुरू किया। उसने अपने विषय अमल के लेख से अलग रखने की कोशिश की। जब उसने अपनी कॉपी अमल को दिखाई तो वह पढ़कर खुश हो गया और उसने कहा कि वह इसे छपवाएगा। चारू ने मना कर दिया। दोनों में बहुत बहस हुई और चारू हार गई। पर जब अमल ने वह कॉपी भूपति को दिखाने की बात की तो वह बिफर गई। अमल ने बात मान ली। सच तो यह था कि चारू ने लिखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि वह अमल को दिखाना चाहती थी कि वह मंदाकिनी से बेहतर है। उसकी भाषा में काव्य भाव कम था और ग्रामीण भाषा की बारीकियां अधिक थी। चारू देवर के साथ हस्तलिखित मासिक पत्रिका शुरू करना चाहती थी। उसकी पत्रिका की केवल 2 प्रतियां होंगे। सिर्फ वो और अमल ही लेखक और पाठक होंगे। पुराना अमल शायद मान भी जाता, पर नया अमल, जिसे अब हर तरह से सम्मान और प्रशंसा मिल रही थी, उसके लिए यह मानना आसान नहीं था। ऐसे लेख का क्या फायदा जिसे बाहर का कोई पढ़ ही ना पाए। पर उसने चारू का मन रखने के लिए हाँ कह दिया। एक दिन भूपति चारू के पास आया और बोला कि वो बहुत प्रसन्न है कि चारू लेखिका बन गई। चारू हैरान हो गई। उसने मना करने की कोशिश की तो भूपति ने हंसते हुए वह प्रतिष्ठित पत्रिका दिखाई जहां उसका लेख उसके नाम के साथ छपा था। चारू आहत हुई क्योंकि उसने कई रचनाएं अमल के साथ घर की पत्रिका के लिए लिखी थी। उसके आंखों में आंसू आ गए। फिर भूपति ने उसे अखबार में एक निबंध भी दिखाया जिसमें समकालीन लेखकों की तुलना की गई थी। उसमें अमल और मनमत्र जैसे लेखकों का मजाक उड़ाया गया था और चारुलता जैसी उभरती हुई लेखिका के सहजता, स्वाभाविकता, शब्दों के सटीक चित्रण की व्यापक प्रशंसा की गई थी।
भूपति ने हंसते हुए कहा, गुरु गुर ही रहा, चेला चीनी बन गया। वह वास्तव में अपनी पत्नी के सुनाम से गर्व महसूस कर रहा था, पर चारू का हृदय अनजानी पीड़ा से भर गया। उसने सोचा अमल उसकी रचना छपवाकर उसे चकित करना चाहता होगा। अब यह लेख पढ़कर उसका दिल आहत हुआ होगा और इसीलिए वह उसे पत्रिका दिखाने नहीं आया। भूपति चला गया। चारू उदास कमरे में बैठी रही। उसके सामने पत्रिका और अखबार का पन्ना दोनों खुला हुआ था। अमल धीरे धीरे चारू के कमरे में आया, हाथ में पत्रिका लेकर। लेकिन जब उसने देखा कि वह अखबार का वह लेख पढ़ रही है जहां उसका मजाक उड़ाया जा रहा, वह वापस चला गया बिना आवाज किए। उसे लगा निश्चित ही चारू गर्व में फूल रही होगी। फिर वह बगल वाले कमरे में चला गया जहां मंदाकिनी रहती थी और जोर जोर से अपनी लिखी रचनाएं सुनाने लगा। उसने जता दिया कि अब उसकी सभा चारू के बिना भी चल सकती है। मंदाकिनी को अमल का कहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वह मुस्कुराती रही। उसने देखा चारू एक पल के लिए उसके द्वार पर आई, फिर वापस चली गई। चारू का हृदय पीड़ा और ईर्ष्या से जल उठा। उसने अपने नोटबुक का एक एक पन्ना फाड़ कर फेंक दिया और वह स्वयं को कोसने लगी। कौन सा वह अशुभ क्षण था जब उसे लिखने का विचार आया था। चारू की उदासी भूपति ने भी देखी। उसने पूछा तो चारू ने ठीक से जवाब नहीं दिया। उसके मन में धारणा हुई कि शायद वह काम के कारण चारू को समय नहीं दे पाता, इसलिए वह दुखी है। वह स्वयं को कोसने लगा। उस रात चारू ने अपने पति से कहा कि उसे मंदाकिनी का यहाँ रहना पसंद नहीं। यूँ तो वह उमापति की पत्नी है, पर उसका सारा ध्यान अमल पर रहता है। भूपति ने चारू को संदेह न करने की सलाह दी, पर मन ही मन खुश हुआ कि उसकी पत्नी जरा भी अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूपति जब चारू को अपनी रचना सुनाने कहता तो वह मना कर देती कि उसे पसंद नहीं आएगा। इससे भूपति आहत होता। भूपति ने चारू को बताया नहीं था, पर उसका प्रकाशन का कारोबार कर्ज में डूब गया था। उसके साले साहब उमापति ने भूपति के कंपनी के नाम पर बाजार से भारी कर्ज लिया था, जिसका उपयोग करके उसने गांव में घर बनवा लिया। आर्थिक नुकसान से ज्यादा आघात भूपति को विश्वासघात से हुआ, पर उसने एक बार भी चारुलता को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके ही भाई ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। उमापति ने अपना सारा अनिष्ट काम करने के बाद अपनी पत्नी मंदाकिनी से कहा कि अब उन्हें गांव जाना होगा। मंदाकिनी जब अपना सामान बांध रही थी तब अमल ने पूछा कि वह क्यों जा रहे हैं। तब मंदाकिनी के पास कोई निश्चित जवाब नहीं था। बस उसने चारू के कमरे पर नजर डाली। अमल को धारणा हुई कि चारू ने ही भूपति भैया को भड़काया है। उसे भैया पर भी क्रोध हुआ कि उन्होंने उसे इतना गिरा हुआ कैसे समझा। यहाँ भूपति कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जतन कर रहा था, उस पर उसकी कोई मदद करने नहीं आया, वह भी नहीं जिनकी उसने कभी मदद की थी। भूपति का मन बाहरी दुनिया से उठ गया। वह बस अपने चारू के पास जाना चाहता था। जब वह कमरे में पहुंचा तब चारू कुछ लिख रही थी, पर भूपति को देखकर उसने अपनी नोटबुक छिपाने की कोशिश की। भूपति का हृदय टूटने लगा। वह कमरे से बाहर चला गया। उसका चेहरा दर्द से भरा था। उसी समय अमल चारू के कमरे आ रहा था अपना क्रोध जताने, पर रास्ते में भैया का ऐसा मुख देखकर उसका मन करुणा से भर गया। वह कमरे में जाकर भूपति के बारे में पूछने लगा चारू से, पर चारू को कुछ भी नहीं पता था। उसे तो बस अपने रचना की परवाह थी और इस बात का गर्व था कि उसने भूपति को अपना लेख नहीं देखने दिया। यह सब सुन अमल के आंखों में क्रोध भर आया। उसने चारू को एक तीखी नज़र से देखा और बाहर चला गया। भूपति ने चारू को बताया कि अमल के लिए एक रिश्ता आया है। वकील की इकलौती बेटी है और वह शादी के बाद अमल को बेटी के साथ लंदन भेजना चाहते हैं। चारू ने प्रसन्नता का अभिनय किया। अमल तो वैसे ही तय कर चुका था कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा, इसलिए जब उससे विवाह के बारे में पूछा गया तो उसने सहजता से सहमति दे दी। चारू को इसकी उम्मीद नहीं थी। पहले वो हमेशा ही पढ़ाई के बीच में शादी करने का विरोध करता था, पर अभी सब बदल गया था। उसने अमल को चिढ़ाने की कोशिश की, उससे मजाक किया,
पर अमल ने कोई जवाब नहीं दिया। भूपति का अखबार बंद हो गया। पैतृक संपत्ति के कारण कर्ज चुक गया और वह घर पर रहने लगा। वह चारू को समय देने की कोशिश करने लगा, पर सब व्यर्थ था। चारू उदास बैठी रहती। अमल के जाने का समय आ रहा था। अब वह चारू के कमरे कभी न जाता, ना मजाक करने, ना लेखन की चर्चा करने। विदाई की घड़ी आ गई। अमल ने कांपते आवाज में चारू से कहा कि वह भैया का ख्याल रखे। वह अभी संकट में है और चारू ही उनका एकमात्र सहारा है। अमल ने भूपति के कष्ट को भांप लिया था। उसने खुद को वादा किया था कि वह बैरिस्टर बनकर लौटेगा और भैया की मदद करेगा। चारू बस इतना कह पाई कि वह उसे पत्र लिखे। कुछ दिन बाद भूपति अमल की शादी करवाकर और उसे लंदन के लिए विदा कर आखिरकार घर लौटा। उसे उम्मीद थी कि चारू उससे बहुत सवाल करेगी कि शादी कैसी रही, नई बहू कैसी है, लंदन का सफ़र अच्छे से शुरू हुआ कि नहीं, पर वह तो बिल्कुल उदासीन भाव से उससे बात कर रही थी। आधी रात को भूपति ने देखा कि वह बरामदे में रो रही है। उसने उसे सहलाया और सोचा शायद उसका एकमात्र लेखन मित्र चला गया, इसलिए वह दुखी है। भूपति ने अपने पिछले जीवन से संन्यास ले लिया था और फैसला किया था कि वह अपनी पत्नी को समय देगा, अपने और चारू की पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियों की एक छोटी सी दुनिया में खुश रहेगा। उसने सोचा था कि अब उसका जीवन हंसी मजाक और छोटी मोटी खुशियों से भर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जीवन में छोटी खुशियाँ पाना भी बहुत कठिन है। चारू के साथ यादगार पल बिताना तो क्या, सामान्य बातचीत करना भी मुश्किल था। वह कोई भी सवाल करे, चारू संक्षेप में जवाब देती। भूपति ने खुद को ही दोष देना शुरू किया। वह अंदर से टूटने लगा। चारू मन ही मन चाहती थी कि भूपति फिर से किसी काम में व्यस्त हो जाए, क्योंकि उसे भूपति के बिना जीने की ही आदत हो गई थी। भूपति ने साहित्य पढ़ना शुरू किया ताकि वह चारू से बातचीत कर सके। उसने अपने मन से कुछ लिखा भी और चारू को पढ़ने के लिए दिया। उसने चारू से कहा कि उसके मित्र ने लिखी है, पर चारू समझ गई कि यह उसके पति की ही रचना है। उसे रह रह कर वह समय याद आ रहा था जब अमल उसे अपनी रचनाएं पढ़ने देता था। उसने अपने पति से उसके लेख की तारीफ की। वह प्रसन्न होकर और भी लिखने लगा और उसने अपनी नई रचनाएं अपनी पत्नी को दी और यह भी बताया कि पिछली रचनाएं भी उसने ही की थी। समय समय पर इंग्लैंड से अमल का पत्र आता था, पर सारे ही भूपति के नाम से। चारू को बस औपचारिक सम्मान भेजा जाता था। चारू का मन छिन्न भिन्न हो गया। कभी कभी देर रात भूपति देखते कि चारू बिस्तर पर नहीं है, वह दूसरे कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई है। जिस दिन डाक आने वाला होता वह सुबह से ही बेचैन रहती। एक दिन अमल ने भूपति को लिखा कि पढ़ाई के दबाव के कारण वह कुछ समय तक पत्र नहीं लिख पाएगा। जब 2 हफ्ते पत्र नहीं आया तो चारू बेचैन हो गई और अपने पति से टेलीग्राम भेजने की जिद करने लगी। भूपति ने कहा कि अमल ने तो स्वयं ही कहा है कि वो पढ़ाई में व्यस्त है और कुछ दिन पत्र नहीं लिखेगा, और वैसे भी टेलीग्राम भेजना बहुत महंगा है। तब चारू ने क्रोध में मना कर दिया। दोस्तों, पहले के ज़माने में टेलीग्राम तभी भेजा जाता था जब कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो। आमतौर पर पत्र ही चलता था। एक दिन चारू ने अपने पति से कहा वह उसकी बहन से मिल आए। भूपति अभी वह रास्ते में ही था कि उसे पोस्टमैन मिल गया, जिन्होंने उसे इंग्लैंड से आया टेलीग्राम दिया। भूपति डर गया कि कहीं अमल बीमार तो नहीं पड़ गया, पर खोला तो पता चला कि यह जवाबी टेलीग्राम है। लिखा है कि मैं ठीक हूँ, यानी पहला टेलीग्राम उनके यहाँ से ही गया था। भूपति ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। पूछताछ करने पर पता चला कि चारुलता ने अपने गहने गिरवी रखकर अमल को टेलीग्राम भेजा था। यह जानकर भूपति को गहरी चोट लगी। इसकी क्या जरूरत थी? चारू ने तो खुद ही मना कर दिया था। अगर वह मुझे जोर देकर कहती तो मैं टेलीग्राम अवश्य भेज देता। चोरी छिपे नौकर के हाथ अपने गहने बाजार में गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? भूपति के मन में संदेह की हल्की छाया मंडराने लगी। वह सच की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
और भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चुभन उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। चारू का अमल के प्रति जुनून अब भूपति के नज़रों में आ चुका था। इधर चारू की तड़प धीरे धीरे प्रचंड होने लगी। वह कमज़ोर हो गई। उसने घर के काम छोड़ दिए। हर चीज़ में गलतियां होने लगी। नौकर कामचोरी करने लगे, रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। अमल का नाम सुनते ही चारू का चेहरा पीला पड़ जाता और उसे रोने के लिए कोई कोना ढूंढना पड़ता। भूपति ने उसकी यह हालत देखी और वह सत्य समझ गया। जीवन उसे सूखा, बंजर और अर्थहीन लगने लगा। उसे अपने उन दिनों के उत्साह पर शर्म महसूस होने लगा जब वह चारू को खुश करने के लिए कविताएं लिख रहा था। आवेग में उसने चारू से अपने सारे लेख मांगे और जला दिए। चारू यह देख स्तब्ध रह गई। जब भूपति ने देखा कि चारू उसे खुश करने के लिए उसके पसंद का खाना बना रही है, तब उसे और दुख हुआ था। यह सब उसे धोखा लगने लगा। उसे पता था कि चारू दुखी है, उसके हृदय से रक्त बह रहा है, पर वह उससे प्रेम करने का अभिनय कर रही है। उसने अपने आप को चारू से मानसिक रूप से अलग कर लिया। भूपति ने फैसला किया कि वह वापस संपादन का काम शुरू करेगा। उसे मैसूर के एक अखबार से इस काम के लिए बुलाया गया। जब वह जाने लगा तब चारू दौड़ते हुए उसके पास आई और पूछी, आप वापस कब आएंगे? भूपति ने कहा, जब भी तुम्हें अकेला लगे मुझे लिखना, मैं आ जाऊंगा। चारू ने भूपति का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, यहाँ अकेला मत छोड़िए। पर भूपति जानता था कि चारू इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती है। वह इसलिए आना चाहती है क्योंकि वह इस घर में बसे अमल की यादों से दूर भागना चाहती है। पर वह कहाँ जाएगा? मैसूर में भी चारू का उदास चेहरा उसे यह याद दिलाएगा कि वह हमेशा किसी और के बारे में सोचती है और उसका दिल छलनी हो जाएगा। उसने चारू की आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाऊंगा। चारू का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया। वह बिस्तर का कोना पकड़कर खड़ी रही। भूपति का दिल पसीज गया और बोला, अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। चारू ने कठोरता और दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, रहने दीजिए। दोस्तों, जब पति पत्नी के रिश्ते से भरोसा और मानसिक जुड़ाव उठ जाता है तो साथ रहना बोझ बन जाता है।